हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंस, जो ऑप्टिक्स की थर्ड यूनिट है। इससे पहले अपन ऑप्टिक्स की 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे यूनिट थर्ड, और जिसका नाम है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण, देखो, प्रकाश से संबंधित 5 घटनाएं अपन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इस पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर अपन प्रकाश से रिलेटेड 5 जो इंसिडेंट हैं, घटनाएं जो हैं, उन सभी का अपन डिस्कशन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में अपन पढ़ चुके हैं। फर्मा के नियम से उनकी उत्पत्ति भी अपन कर चुके हैं। थर्ड यूनिट है व्यतिकरण के बारे में, इंटरफेरेंस। और आज का जो लेक्चर है वो जनरल लेक्चर रहेगा। इसके बाद में व्यतिकरण जो पीछे के बेसिक जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करेंगे अपन, उसका प्रसारित विधियों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर कि व्यतिकरण की घटना से रिलेटेड अपन क्या क्या कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। इंटरफेरेंस, जिसको अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। देखो, अपन पढ़ते हैं कि प्रकाश की कोई भी 2 प्रकाश किरणें अपन ले, व्यतिकरण की घटना में 2 प्रकाश की किरणें मिनिमम होनी चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ज्यादा प्रकाश की किरणें होंगी तो उनको अध्यारोपित यानी उनको जोड़ के अपना व्यतिकरण की घटना लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो माइंड में यही रखना है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें होनी आवश्यक हैं। व्यतिकरण की घटना तभी पॉसिबल है जब कोई भी 2 इंसिडेंट रेज अपने पास है। मान के चलो एक प्रकाश किरण ये है, दूसरी प्रकाश किरण ये है। तो व्यतिकरण की घटना किस प्रकार से बनाई है अपन लोगों ने कि 2 प्रकाश किरणें हैं, कोई भी अपने पास मीडियम है, उस मीडियम के एक पॉइंट पर अपने को दोनों को अध्यारोपित करवाना है, सुपरपोज करवाना दोनों को। यानी कोई भी अपने पास मीडियम है, जैसे अपन किसी रूम की बात करें तो बाहर से कोई भी 2 लाइट वेव जो आती हैं उनको इस रूम के अंदर किसी पॉइंट पर आपको एक साथ मिलाना है। तो 2 प्रकाश किरणों को माध्यम के किसी भी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित करेंगे तो इस मीडियम में ऐसे पॉइंट दिखाई देंगे जहां पर प्रकाश की जो तीव्रता है, देखो प्रकाश की तीव्रता जो इंटेंसिटी है उसको बोलते हैं प्रकाश के चमकने की जो क्षमता है, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो किसी भी बिंदु पर आपको प्रकाश की तीव्रता है वो कम मिलेगी, किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा मिलेगी। और किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कम और किसी पर ज्यादा मिलने की जो घटना है, डियर स्टूडेंट्स, उनको अपन बोलते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, व्यतिकरण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। और 2 प्रकाश किरणों को किसी भी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित करवा दें तो क्या होगा, उस माध्यम में किसी पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश ज्यादा चमकेगा और किसी पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी। यानी कोई भी 2 लाइट वेव हैं, वो किसी रूम के अंदर आती है तो रूम में कई पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगी, कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर ब्राइटनेस कम होगी। जैसे किसी भी टॉर्च से अपन टॉर्च की लाइट यहां डालें इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट है वो सर्वाधिक चमकीला होगा। बाकी इसके इस पे आसपास का जो फील्ड है, इधर जाओगे तो प्रकाश की तीव्रता घटती जाएगी यानी अंधेरा मिलेगा आपको। इस साइड में आओगे तो भी अंधेरा मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा कहां पर होगा चमकीला पार्ट, जहां पर सारी प्रकाश किरणें हैं वो फोकसित होंगी, मिलेंगी। तो प्रकाश के व्यतिकरण में आपको क्या करना है कि 2 प्रकाश किरणें लेनी है, दोनों का आयाम बराबर होना चाहिए और आवृत्ति है वो बराबर होनी चाहिए या लगभग बराबर होनी चाहिए। आयाम का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण है उसके द्वारा तय किया गया अधिकतम विस्थापन। इस प्रकाश किरण की मैं बात करूं तो इसका आयाम क्या है, तय किया गया अधिकतम विस्थापन। ये इसका आयाम नहीं, ये है इसका आयाम, तय किया गया अधिकतम विस्थापन। इसको तो बोलते हैं अपन आयाम एम्पलीट्यूड, जिसको ए से लिखते हैं।
ठीक है, ये जनरल अपन पढ़ चुके हैं। एक होता है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। आवर्ती क्या होती है कि 1 सेकंड में तय की गई चक्रों की संख्या। जैसे प्रकाश की कोई किरण है 1 सेकंड में 10 चक्कर पूरे करती है, तो इसका मतलब 10 उसकी आवर्ती हो गई। और आवर्ती का मात्रक कौन होता है? हर्ट्ज, HZ। तो ध्यान रखना कि दो प्रकाश किरणें जो ले रहे हैं व्यतिकरण की घटना के लिए, उसमें दोनों का आयाम बराबर होना चाहिए और आवृत्ति, यानी एक प्रकाश की किरण का आयाम 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी का भी लगभग 20 के बराबर होना चाहिए। 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, इस प्रकार। आवृत्ति यानी एक प्रकाश किरण 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है तो दूसरी प्रकाश की किरण भी 1 सेकंड में 10 चक्कर लगानी जरूरी है। यानी आप ये मान लो कि आवृत्ति तो दोनों के लगभग बराबर होनी चाहिए। जैसे इस पॉइंट के ऊपर दो प्रकाश किरणों को अध्यारोपित करवाना है, तो दो प्रकाश किरण आ रही है, वो 10 चक्कर लगा के आ रही है, तो दूसरी प्रकाश की किरण भी 10 चक्कर लगा के यहां पहुंचनी चाहिए। उसको बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति दोनों की बराबर होगी, आयाम कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो लगभग बराबर। ये नहीं है कि एक का आयाम 10 सेंटीमीटर है, एक का आयाम 100 सेंटीमीटर ले लिया, इस प्रकार से लगभग बराबर चलेगा। तो इस चीज को आप नोटिस करिएगा कि आवृत्ति क्या है और आयाम क्या है। और व्यतिकरण की घटना के लिए दो प्रकाश किरणें होनी जरूरी। तो डेफिनेशन में क्या लिखना है कि समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। और प्रकाश की जो घटना है इसे ही व्यतिकरण बोलते हैं। उसके बाद में अपन करेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। तो क्या लिखेंगे अपन? दो समान आयाम तथा आवृत्ति, यानी दो प्रकाश किरणें हैं जिनके आयाम समान होंगे और आवृत्ति समान होगी। आवृत्ति तो एग्जैक्ट समान होनी चाहिए, लेकिन आयाम लगभग बराबर चल सकता है। दो समान आयाम तथा आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जब माध्यम कोई भी हो सकता है आपके पास, जैसे रूम की बात करें तो रूम माध्यम है अपने लिए प्रकाश किरणों के लिए। माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब मिलती है, दो प्रकाश किरणों की मिलने की घटना को अध्यारोपण बोलते हैं। बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का मतलब चमकने की क्षमता, ब्राइटनेस कितनी है उसके अंदर। माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम यानी ज्यादा तथा किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। यानी दो समान आयाम और आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जब किसी माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर तो प्रकाश की तीव्रता आपको अधिकतम मिलेगी और कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। ये छोटी क्लासेस में भी अपन पढ़ चुके हैं, तो इस चीज को आप नोट कीजिएगा कि दो समान आयाम
और आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। यानी अपन क्या लिखेंगे कि भी कोई भी टू इक्वल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की कोई भी दो लाइट वेव है, व्हेन इंसिडेंट ऑन ए पॉइंट ऑफ द मीडियम के किसी पॉइंट पर अध्यारोपित होती हैं। तो मीडियम के किसी पॉइंट पर, एनी पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या होगी? मैक्सिमम, और कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या होगी? मिनिमम। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो प्रकाश का व्यतिकरण। और छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा प्रकाश के व्यतिकरण होते हैं दो प्रकार के। व्यतिकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता हमेशा अधिकतम मिलती है, यानी वहां पर ब्राइटनेस चमकीला ज्यादा होगा पार्ट, और विनाशी व्यतिकरण में आपको पूर्णतया अंधेरा मिलता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि व्यतिकरण की घटना का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। देखो व्यतिकरण काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। व्यतिकरण को थ्योरी के रूप में अपन ने ऐसा पढ़ा। अब ये देखो फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन अपन ने बनाई है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइट अपन डालेंगे तो उस माध्यम के कोई पॉइंट तो ऐसे मिलेंगे जहां पर लाइट ज्यादा दिखेगी आपको, और कई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर लाइट कम मिलेगी। इस घटना को व्यतिकरण बोलना है, रटना नहीं है आप लोगों को। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन देखते हैं। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण यानी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। जो अपने पास व्यतिकरण की घटना है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले दो प्रकाश तरंगें लेनी है। उन दो प्रकाश तरंगों के आयाम मान्य है और आवृत्ति मान्य है। तो दो प्रकाश तरंगें लेते हैं अपन। एक का आयाम है वो A1 मान लेते हैं, एक का आयाम A2 मान लेते हैं, और दोनों को लगभग बराबर मानते हैं अपन। दोनों को लगभग बराबर मान सकते हैं, लेकिन आवृत्ति जो है, आवृत्ति को अपन कैसे लिखेंगे? या ओमेगा से। वो जो आवृत्ति है वो लगभग नहीं, वो एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना दो प्रकाश तरंगे हैं, और प्रकाश तरंगों के विस्थापन जो समीकरण है वो किस प्रकार से लिखते हैं अपन? जैसे प्रकाश तरंग का जो विस्थापन समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा टी। ये छोटे क्लासेस में अपन ने पढ़ा है कि प्रकाश की तरंग जो है उसका विस्थापन समीकरण होता है भाई। पहली प्रकाश की तरंग है तो इसलिए इसके लिए y1 और इसका आयाम a1। इसको क्या देते हैं बेचारे इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी जो प्रकाश की तरंग है उसका विस्थापन y2 बराबर a1 की जगह a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई का मीनिंग देखो भी यहाँ प्लस फाई का मीनिंग ये है कि इसकी आवृत्ति है ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा। इसमें ऐड किया अपने फाई। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो तरंग है वो पहली तरंग से थोड़ा सा आगे चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी, यानी ये चक्कर ज्यादा लगा रही है, ये कम लगा रही है, नहीं, दोनों ही बराबर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो तरंग अपन ने ली है उसका कलांतर थोड़ा सा ज्यादा है। कलांतर का मतलब क्या होता है कि एक प्रकाश तरंग ऐसे चले तो दूसरी तरंग इसके थोड़ा सा आगे चल रही है इस प्रकार से, लेकिन तय की गई चक्रों की संख्या है वो बराबरी है। इस चीज को माइंड सेट रख लेना। तो सबसे पहले इसमें गणितीय विश्लेषण में क्या लिखोगे कि माना दो प्रकाश तरंगे हैं जिनके आयाम a1 तथा a2 हैं, तो इनकी विस्थापन समीकरण निम्न होंगे। डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन है वो ऐसे होंगे। अब देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? इन दोनों को जोड़ दे।
जो भी प्रकाश किरणें आ रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर उनको सभी को जोड़ दे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, दोनों को ऐड करना है। तो कुल विस्थापन कितना होगा, y बराबर y1 प्लस y2। ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो y1 और y2 का यहां मान रखेंगे। तो y इक्वल्स टू, देन दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू, इसको और इसको ऐड करना है तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये अपन ने ऐड किया। इसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, इसको कैसे खोलें, साइन ए प्लस बी, इससे खोलें साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जो मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं। तो ए की जगह कौन है ओमेगा टी, बी की जगह कौन है फाइव। तो इसको इक्वेशन को अपन खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको खोले a प्लस साइन ए प्लस बी से तो क्या आएगा साइन ए, यानी साइन ओमेगा टी कोस बी यानी कोस फाइव प्लस कोस ए यानी कोस ओमेगा टी और साइन बी यानी साइन फाइव। क्या किया आपने, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन किया इसको। अब देखो इस a2 को अंदर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी, तो a2 साइन ओमेगा टी कोस फाइव और प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाइव। क्या किया अपन ने, a2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब साइन वाली टर्म एक तरफ कर और कोस वाली एक तरफ, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों में है, कॉमन ले ले। तो y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां a1 बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया तो बचेगा a1 प्लस साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा a2 कोस फाइव प्लस a2 कोस ओमेगा टी और साइन फाइव। अब देखो यहां क्या करेंगे, यहां ये जो कोस वाली टर्म है a1 प्लस a2 कोस फाइव, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी क्योंकि आयाम देखो कांस्टेंट होते हैं, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कोस थीटा की वैल्यू फिक्स होगी, आपको पता है थीटा जो भी रखोगे उसकी वैल्यू आएगी। ऐसे इसमें a2 जो कोस ओमेगा टी है, a2 साइन फाइव जो है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो अपन मान लेते हैं इसमें, लेट माना a1 प्लस a2 कोस फाइव, ये पूरी टर्म, इसको अपन मान लेते हैं r कोस थीटा, कोस की टर्म में है तो कोस थीटा, एंड a2 साइन फाइव जो है, फाइव वाली टर्म को मान रहे हैं अपन, ध्यान रखना ओमेगा टी वाली टर्म को नहीं मान रहे। इसमें जो है a2 और साइन फाइव, a2 साइन फाइव को अपन क्या मानेंगे, r साइन थीटा। एक को कोस वाली टर्म को मान लिया r कोस थीटा, साइन वाली टर्म को क्या मान लिया, r साइन थीटा। इसको दोनों को मिला के अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो क्या आ जाएगा, देन y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, इसको क्या मान लिया, r कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी, और a2 साइन फाइव को क्या मान लिया, r साइन थीटा।
आर इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले, तो y इक्वल्स टू आर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी, आर कॉमन आ गया कोस थीटा, प्लस आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा कोस ओमेगा टी और साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो किसका बन गया, y इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो y बराबर आर साइन ए प्लस बी, ए की जगह कौन है ओमेगा टी, प्लस अब की बार बी की जगह कौन है थीटा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो ये y क्या है, व्यतिकरण की जो घटना अपन पढ़ रहे हैं उस व्यतिकरण की घटना में y1 है पहली तरंग का विस्थापन समीकरण, y2 है दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण, y क्या है दोनों को ऐड किया बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तब दोनों का परिणामी विस्थापन समीकरण। तो परिणामी जो रिजल्ट है, पहली तरंग का समीकरण था a1 sin ओमेगा टी, दूसरी का था a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन दोनों व्यतिकरण घटना में अध्यारोपित हुई और अध्यारोपण के बाद में जो परिणामी विस्थापन आया, जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो क्या है y, और y बराबर आ गया r sin ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, यह परिणामी तरंग का समीकरण है। परिणामी तरंग के समीकरण का मतलब दोनों मिलके एक रिजल्ट मिल गया अपने को, परिणामी तरंग मिल गई। यहां जो होता है वो क्या होता है, देखो a1 क्या है, y1 बराबर अपन जैसे ये लिखें कि y बराबर a sin ओमेगा टी, जहां a क्या होता है आयाम एम्पलीट्यूड, तो y बराबर a sin ओमेगा टी ऐसे लिखें, तो ये यहां जो लिखा होता है ये क्या होता है आयाम होता है। r क्या है परिणामी आयाम, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। तो परिणामी आयाम कितना होगा वो अपन निकाल रहे हैं, देखो प्योर मैथमेटिक्स है इसके अंदर, और ये काम अपन छोटी क्लासेज में पहले भी कर चुके हैं, 12th में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी शायद किया होगा बेचारे को। अब देखो, अब अपन निकाल रहे हैं परिणामी आयाम, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। इसी के अंदर है, तो परिणामी आयाम जो r है उसकी वैल्यू क्या होगी ये देख रहे हैं। तो r का डिस्कशन अपन ने कहां से स्टार्ट किया, देखो r ये समीकरण 3 से पहले कहीं पर भी नहीं थे, r अपन ने माने हैं, एक को r cos थीटा मान लिया, एक को r sin थीटा, तो इससे ही इनकी वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 जो है इसके LHS और RHS का स्क्वायर करके जोड़ना है, यानी समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, यानी इक्वेशन जो थर्ड है उसका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। तो इसका स्क्वायर a1 प्लस a2 कोस फाई, a1 प्लस a2 कोस फाई, इसका स्क्वायर करो प्लस LHS का स्क्वायर करके ऐड करना है, RHS ये तो मैथमेटिक्स में पता ही होगा, a2 sin फाई, a2 sin फाई जो है इसका वर्ग करो। क्या किया आपने, LHS जो पार्ट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, बराबर में क्या करेंगे RHS जो पार्ट है उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इसका क्या होगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ऐड करेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको खोल लेते हैं बेचारे को, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
टू ए का मान है A1, बी का मान है A2 कोस फाई, प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे तो A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई बराबर, इसमें देखो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया अपन ने, इसका स्क्वायर खोला और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लिया। अब देखो ये A1 स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस A2 स्क्वायर दो में कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें, तो दोनों में कॉमन क्या लें, A2 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस यहां क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई बराबर आर स्क्वायर, अंदर वाला 1 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो उसके बाद में ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई भी 1 हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1, ये तो 1 हो गया, 2A1 A2 कोस फाई बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, परिणामी आयाम आर, परिणामी आयाम आर चाहिए, तो अपन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो भाई क्या लगेगा, सामने वाले के रूट, तो आर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, और इसके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन है परिणामी आयाम की, और परिणामी आयाम ही अपन निकाल रहे थे। ये इक्वेशन किसकी है, परिणामी आयाम, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। इसको मैं कह ये काम आएगी अपने, इसको इक्वेशन 5 कह देता हूं। अब देखो अब अपन इसका निकालेंगे परिणामी तीव्रता, रिजल्टिंग इंटेंसिटी। क्या निकालेंगे अपन, परिणामी तीव्रता, रिजल्टिंग इंटेंसिटी। तीव्रता निकालते हैं। देखो परिणामी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, परिणामी तीव्रता होती है, तीव्रता हमेशा ध्यान रखना आयाम की वर्ग के समानुपाती होती है। इसमें क्या लिखोगे, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता को कैसे लिखते हैं, इंटेंसिटी आई से। प्रकाश की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम कौन है अपना, आर, उसका वर्ग कौन है, आर स्क्वायर। ये दिमाग में गांठ बांध लेना, प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये फिक्स होता है भाई, और यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के आर स्क्वायर, और के क्या है, कांस्टेंट है, तो तीव्रता ऐसे निकलेगी। आर स्क्वायर का मान रखेंगे समीकरण 5 से, तो आई बराबर के आर स्क्वायर का मान रख, आर स्क्वायर का मान कितना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। अब देखो के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कोस फाई। अब देखो जैसे आयाम अपने पास ए है, प्रकाश की तीव्रता निकाल लिए तो तीव्रता हमेशा आयाम के वर्ग की समानुपाती होती है।
समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक के स्क्वायर। कल को यहाँ के A1 स्क्वायर हो तो इसको क्या लिखेंगे I1, यहाँ A2 स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे I2। के A1 स्क्वायर है I1, के A2 स्क्वायर को क्या लिखोगे I2। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक स्टेप और देखो, I बराबर के A1 स्क्वायर ऐसा का ऐसा, के A2 स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस 2 के को रूट के इंटू रूट के लिख सकता हूं मैं, रूट के, और A1 को रूट के अंदर लिखना है तो A1 स्क्वायर, फिर रूट लगा के, A2 को रूट के अंदर लिखना है तो A2 स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि रूट खोलो, देखो रूट के इंटू रूट के क्या हो गया के। A1 स्क्वायर का रूट कितना होता है A1, A2 स्क्वायर का रूट कितना है A2, तो ये की बात है। और इंटू में बेचारे की क्या है कोस पाई। क्यों लिखा, इसको I1 लिख सकता हूं मैं, इसको I2 लिख सकता हूं। देन दिस इंप्लाइज I बराबर के A1 स्क्वायर को क्या लिखता हूं I1, प्लस के A2 स्क्वायर को क्या लिखता हूं I2, प्लस 2 ये आ गया रूट I1, और ये भी रूट में I2, तो दोनों को एक की रूट में लिख देते हैं इंटू कोस पाई। I क्या होती है प्रकाश की तीव्रता। यहां पर I1 क्या है, पहली जो तरंग ली थी उसकी तीव्रता। I2 क्या है, दूसरी तरंग जो ली थी उसकी तीव्रता। I क्या है, दोनों की परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता अपन निकाल रहे हैं, तो ये क्या है परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब डायरेक्ट याद रखो, व्यतिकरण की घटना में परिणामी विस्थापन क्या है था, परिणामी तरंग का जो समीकरण y बराबर r sin ओमेगा t प्लस थीटा। परिणामी आयाम क्या है था, r बराबर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा, कोस फाई सॉरी। और परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 I2 और इंटू में कोस फाई। अब देखो दो इंपॉर्टेंट केस कर लेते हैं इसके, प्योर मैथमेटिकल है, इसको तो आप इजी कर सकते हो, पीछे भी काफी बार पढ़ने पर इसको पढ़ा है, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। इसके दो केस करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट केसेस, महत्वपूर्ण स्थितियां। इंपॉर्टेंट केस, पहला जो केस है वो देखो। अब एग्जाम में क्या पूछता है कि व्यतिकरण घटना में संपोषी व्यतिकरण कितना होता है और विनाशी व्यतिकरण कितना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 6, इक्वेशन 6। अब ये जो तीव्रता है ये अधिकतम होनी चाहिए। ये देखो फाई के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कोस फाई के ऊपर डिपेंड करती है। और कोस का मान, कोस थीटा का मान -1 से कहां होता है +1। कोस थीटा का जो मान है वो -1 से कहां होता है +1। तो मिनिमम तो क्या होता है -1 और अधिकतम क्या होता है +1। संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है अधिकतम। तो अधिकतम कब होगा, जब कोस फाई क्या होगा 1। और मैक्सिमम अधिकतम के लिए कोस फाई को क्या होना पड़ेगा 1, क्योंकि कोस थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कोस फाई को 1 ले इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन 6 से तीव्रता कितनी आएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, क्योंकि कोस फाई 1 हो गया। इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, I बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 और इसका होल स्क्वायर करके देखो ये यार आ गया।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे ये आ जाएगा। अब कहते हैं अपन कि I1 क्या है, पहली जो तरंग है उसकी तीव्रता, I2 क्या है दूसरी तरंग की तीव्रता, दोनों यदि बराबर हो जाएं कल को, ये तो है I मैक्सिमम आ गया, देखो इसको अधिकतम तीव्रता लिखता हूं मैं I मैक्सिमम, ठीक है। कल को एक कंडीशन दे दे, इफ I1 और I2 बराबर हैं, यानी व्यतिकरण की घटना में जो दोनों प्रकाश किरणें हैं उनकी तीव्रताएं बराबर है, एक की 5 सेंटीमीटर है, सॉरी तीव्रता का मात्र कैंडिला होता है, एक का 5 कैंडिला है तो दूसरा भी 5 कैंडिला है, और दोनों को ही अपन बराबर मान लें, किसके, दोनों ही I0 के बराबर है। मान लिए अपन ने कि I1 का मान भी I0 है और I2 का मान भी I0 है, तो I मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा, देखो अधिकतम जो तीव्रता, अधिकतम क्यों भाई, कोस फाई का अधिकतम 1 क्यों लिया, कोस फाई का अधिकतम 1, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। I मैक्सिमम बराबर I1 की जगह क्या लिखता हूं, I0, तो रूट I0 प्लस I2 की जगह भी क्या लिखना है, I0। ये कंडीशन कब है, जब दोनों ही प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं क्या हो जाए, कल को बराबर हो जाए, इसका स्क्वायर है, तो I मैक्सिमम बराबर रूट I0 प्लस रूट I0, कितने रूट I0, 2 रूट I0, इसका बेचारे का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट I0 का स्क्वायर I0। संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कितनी होती है, 4 I0, या I0 का मतलब यह है कि जो प्रकाश तरंग जो अपन ने ली थी व्यतिकरण की घटना में, उसकी तीव्रता, प्रारंभिक तीव्रता यदि 5 कैंडिला है, जैसे 2 तरंगे ले रहे हैं ना अपन, उसकी तीव्रता 5 कैंडिला है, तो संपोषी व्यतिकरण की घटना में अपने पास ऐसी विधि है जिसको आप 4 गुना कर सकते हो, यानी 20 कैंडिला कर सकते हो, उसको काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद में अपन बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस के लिए क्या होगा, सेकंड केस के लिए विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम होती है तो भाई कोस फाई का मान न्यूनतम ले ले, इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा अपने पास, विनाशी व्यतिकरण, विनाश का मतलब समझते हो आप, अंधेरा होगा, इसमें प्रकाश की तीव्रता है वो न्यूनतम होगी, यानी इसको लिख सकते हैं अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, और न्यूनतम के लिए यानी 4, मिनिमम के लिए कोस फाई -1। अब इक्वेशन 6 क्या हो जाएगी, तीव्रता देखो, प्रकाश की तीव्रता 6 इंप्लाइज I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और क्या है, कोस फाई का मान -1, तो प्लस माइनस माइनस, किसका स्क्वायर बन गया, I बराबर अंडर रूट I1, अब की बार बीच में लगा माइनस, अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बन गया भाई, यह आ गया I मिनिमम। I मैक्सिमम कितना था, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब देखो, यदि अपन कह दें कि I1 और I2 दोनों बराबर थे प्रारंभ में, और कितने थे दोनों, I0 थे, तो I मिनिमम कितना आएगा, I1 को भी क्या लिख दें, I0, माइनस I2 को भी क्या लिख दें, I0, इसका होल स्क्वायर, I0 में से I0 घटेगा 0, I मिनिमम इक्वल्स टू 0। तो विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, भाई प्रकाश की तीव्रता ही न्यूनतम हो गया, यानी चमका ही नहीं प्रकाश, तो इसका मतलब इस व्यतिकरण में पूर्णतया अंधेरा होगा। कौन से व्यतिकरण में पूर्णतया अंधेरा होगा, विनाशी व्यतिकरण में। तो आपको प्रकाश की तीव्रता अधिकतम करनी है, तीव्रता यानी इंसिडेंट को आपको स्पष्ट देखना है, तो संपोषी व्यतिकरण में देख सकते हैं, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता 0, कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी कभी नहीं दिखाई देता जब पूर्णतः अंधेरा हो। तो ध्यान रखना, आज के इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है व्यतिकरण, क्या करना है, 2 तरंगे लेनी है, दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, आवृत्ति बराबर होनी चाहिए,
किसी भी पॉइंट पर एक साथ अध्यारोपित करवा दो तो क्या घटना दिखेगी? किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कम, किसी पर ज्यादा। ये घटना व्यतिकरण। व्यतिकरण के लिए गणितीय विश्लेषण, जिसमें अपन ने परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता, और इसके लिए दो इंपॉर्टेंट केसेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम कितनी हो सकती है? प्रारंभिक तीव्रता के 4 गुनी। और विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। 0 से तीनों चीज नेगेटिव नहीं होगी। अब ध्यान रखना, प्रकाश की तीव्रता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी भी क्या नहीं होगी? ऋणात्मक।